नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका आपके चैनल में बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, फल का पेड़ से गिरना किसका उदाहरण है? चुंबकीय बल का, घर्षण बल का, गुरुत्वीय बल का या फिर पेशी बल का? तो जब भी पेड़ से फल गिरता है तो वह पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण गिरता है और पृथ्वी के इस आकर्षण बल को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। गुरुत्वीय बल भी एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल है। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। अगर बालू और लोहे को मिक्स कर दिया जाए तो उसे हम किस प्रकार से पृथक करेंगे? बेन कर, फटक कर, छान कर या चुंबक के द्वारा? तो जब भी लोहे को किसी भी पदार्थ के साथ मिला दिया जाता है तो उसे अलग करने के लिए हम चुंबक का उपयोग करते हैं, क्योंकि चुंबक लोहे की ओर आकर्षित होकर आसानी से अलग हो जाएंगे। निम्न में से किसमें पत्ती के द्वारा जनन होता है? ये पत्ती होना चाहिए। निम्न में से किसमें पत्ती के द्वारा जनन होता है, अर्थात पत्ती से ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है? अजूबा में, बबूल में, केला में, आम में? तो इनमें से अजूबा, जिसे यह अजूबा एक ब्रायोफिलम वर्ग का पौधा है, इसकी पत्तियों से नए पौधे का निर्माण हो सकता है। तो हमारा सही जवाब होगा अजूबा। निम्न में से उभयचर जंतु है। उभयचर जंतु हम ऐसे जंतुओं को कहते हैं जो थल और जल दोनों स्थान पर रह सकें। तो इनमें से मेंढक, मछली, चिड़िया, कुत्ता। मेंढक ऐसा जीव है जो थल पर भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है, तो ये उभयचर होगा। मछली केवल जल में रह सकती है, चिड़िया थल पर रह सकते हैं और हवा में रह सकते हैं, कुत्ता केवल थल पर रह सकता है। पौधे का सुषुप्त भाग है। पौधे का कौन सा भाग सुषुप्त अवस्था में होता है लेकिन बाद में जागृत होता है? जड़, बीज, फूल, पत्ती? तो इनमें से बीज पौधे का ऐसा भाग है जो सुषुप्त अवस्था में होता है, लेकिन जब यह उचित स्थान पर मिट्टी में पहुंच जाता है तो फिर ये जागृत अवस्था में आ जाता है और अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करता है। तो इनमें से बीज पौधे का सुषुप्त भाग है। 1 फुट होता है। 1 फुट कितना होता है? 1 फुट में नॉर्मली हम लोग 12 इंच मानते आ रहे हैं, तो 12 इंच को हम लोग कहते हैं 1 फुट। जो बड़ी वाली स्केल आती है वो 12 इंच की होती है और उसे 1 फुट भी कह सकते हैं, और जो छोटी वाली स्केल आती है वो 6 इंच की या फिर आधे फुट की होगी। अब बड़ी वाली स्केल लगभग 30 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन 1 फुट 30 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो 1 फुट 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होगा। 29 नहीं हो सकता है क्योंकि ये 30 से कम है, 28 भी नहीं हो सकता है और 26 भी। न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है? न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है? तो जो पहला नियम है न्यूटन का, ये जड़त्व का नियम कहलाता है। जड़त्व का नियम। न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है, या फिर कह लें बल का फॉर्मूला या मान प्राप्त होता है। और न्यूटन के तीसरे नियम को हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सा, ये कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बल की इकाई है। बल की इनमें से कौन सी इकाई है? तो बल की इकाई अर्ग नहीं होगी, अर्ग तो कार्य की सीजीएस में इकाई है, कार्य की सीजीएस वाली इकाई है अर्ग। डाइन बल की इकाई है और ये सीजीएस में है।
बल की सीजीएस में इकाई होती है डाइन। और अगर बल की एमकेएस में इकाई पूछी जाए एमकेएस में तो ये होगा न्यूटन। वॉट ये सामर्थ्य का मात्रक है और कैलोरी ये ऊष्मा का मात्रक है। पत्ती का रूपांतरण है, इनमें से कौन पत्ती के रूपांतरित होने से बनता है? पत्र, प्रकलिका, सल्ककंद, पर्णथैली, पर्णिल मूल। पत्र प्रकलिका ये पत्ती का ही रूपांतरित रूप है, पत्ती ही बाद में परिवर्तित हो जाती है पत्र प्रकलिका में। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड किस पद्धति से संबंधित है? तो यहाँ पर मीटर है, मीटर के लिए यम लिखेंगे, किलोग्राम के लिए के लिखेंगे और सेकंड के लिए यस लिखेंगे तो बनेगा एमकेएस। ये एमकेएस सिस्टम से संबंधित है। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड। ऐसे ही ये है एफपीएस, एफ का मतलब फुट, पी का मतलब है पौंड और यस सेकंड के लिए। तो यहाँ पर लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पौंड और समय का मात्रक सेकंड। ऐसे ही सीजीएस में सी का मतलब है सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम और एस का मतलब है सेकंड। सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक, ग्राम द्रव्यमान का मात्रक और सेकंड समय का मात्रक। निम्न में से यौगिक है वायु, धुआं, चीनी, चीनी का विलयन। तो वायु की बात करें तो वायु गैसों का मिश्रण है, ये यौगिक नहीं है, गैसों का समांगी मिश्रण। धुआं, धुआं भी विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है तो इसे भी हम मिश्रण मान लेते हैं। चीनी, चीनी में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11। जब परमाणुओं का अनुपात निश्चित हो तो ऐसे पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। तो चीनी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित है, इसलिए ये यौगिक का उदाहरण है। और चीनी का विलयन, चीनी को पानी में घोल देंगे तो ये विलयन कहलाएगा, यौगिक नहीं कहलाएगा। कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है पौधे के अलग अलग भागों से नए पौधे का बनना। जैसे जड़ से नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तना से नए पौधे का निर्माण होता है, पत्ती से भी नए पौधे का निर्माण होता है, इन सभी के द्वारा। तो इन तीनों भागों से हम नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी। निम्न में से बल का मात्रक है, बल का मात्रक हमें बताना है, न्यूटन, सेकंड, किलोग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस में मात्रक डाइन होता है। तो ये न्यूटन है एसआई मात्रक, और अगर सीजीएस का पूछा जाए तो इसे आप बताएंगे डाइन। निम्न में से संयुक्त पत्ती छांटिए। संयुक्त पत्ती का चुनाव करना है। संयुक्त पत्ती कहते किसे हैं? जैसे हम नीम की पत्ती देखें तो नीम की पत्ती में एक डंठल होता है और इसमें बहुत सारी पत्तियां निकली होती हैं। तो इस तरह की पत्ती कहलाती है संयुक्त पत्ती। लेकिन जैसे आम की पत्ती है तो उसमें हर पत्ती अलग ही होती है, तो वो सब पत्ती कहलाती हैं सरल पत्ती। तो यहाँ पर आम, अमरूद, नींबू, इनमें से कोई भी संयुक्त पत्ती नहीं है, ये तीनों सरल पत्तियां हैं। तो हमारा सही जवाब होगा इनमें से कोई भी संयुक्त पत्ती नहीं है। पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है। पौधों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज, काइटिन, इनमें से दोनों या फिर कोई नहीं। तो पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन आ। सजीव
तथा निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? जीवाणु को, विषाणु को, लाइकेन को या फिर कवक को? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है विषाणुओं को। विषाणु प्रारंभ में निर्जीव अवस्था में होते हैं, लेकिन जब ये किसी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो जीवित हो जाते हैं। पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। किस पौधे में छूने पर हमें उत्तेजना का अनुभव होता है? आम में, छुई मुई में, नीम में, अदरक में। तो इनमें से छुई मुई का ऐसा पौधा है जिसे हम टच करें तो वह मुरझा जाता है, इसलिए इसे टच मी नॉट भी कहा जाता है। टच मी नॉट। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? फंक ने, हॉपकिंस ने, लूनिन ने या फिर इनमें से कोई नहीं? विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फंक ने किया था। ऑप्शन ए सही है। पॉलिश किए हुए चावल को खाने से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, अतिसार, बेरी बेरी, घेंघा। अगर पॉलिश किए हुए चावल को हम खाते हैं तो उसमें से विटामिन बी नष्ट हो जाता है। अब विटामिन बी नष्ट हो जाएगा तो हमें बेरी बेरी की बीमारी होने की संभावना रहेगी। तो पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन बी की मात्रा बहुत कम होती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, दोनों में, इनमें से किसी में नहीं। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के चारों ओर पाई जाती है और यह पादप कोशिका में पाई जाती है। साथ ही साथ ये एक कठोर संरचना है जो पेड़ पौधों को मजबूती प्रदान करती है और यह सेलुलोज की बनी होती है, ये भी याद रखेंगे। पौधे श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। श्वसन की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 को ग्रहण करते हैं। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं कांटों में, तनों में, जड़ों में या फिर सभी में? मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो। हम जानते हैं कि मरुस्थल में पानी की बहुत कमी है, तो पानी की कमी है तो पौधे पानी को बचाने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो कटीले होते हैं या नुकीले होते हैं। इनकी पत्तियाँ नुकीली इसलिए होती हैं ताकि इनमें से जल का वाष्पोत्सर्जन बहुत कम हो और अधिक समय तक जल उन्हें सुरक्षित रह सके। मेंढक है। मेंढक क्या है? जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर। मेंढक ऐसा जीव है जो स्थल और जल दोनों स्थानों पर रह सकता है और ऐसे जीव जो दोनों स्थानों पर रह सकते हैं उन्हें हम कहते हैं उभयचर। तो मेंढक भी एक उभयचर जीव होगा। चेहरे में हड्डियों की संख्या होती है। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? 7, 11, 14, 22। हम लोग के चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं, तो सही जवाब है ऑप्शन सा। मछलियों में अनुकूलन है। गलफड़े द्वारा श्वसन करना, इनका शरीर नाव के आकार का होता है, उपर्युक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही प्रक्रिया मछलियों में अनुकूलन के लिए आवश्यक हैं। गलफड़ों द्वारा श्वसन करना और इनका शरीर नाव के आकार का होता है जो उन्हें तैरने में सहायक होता है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं, तो हम सही करेंगे ऑप्शन सा, उपर्युक्त दोनों सही हैं। पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? पत्तियों में जल वाष्प के रूप में निकलता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रसारोहण,
वाष्पोत्सर्जन, जल संचयन, इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियों में से जल का वाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? सेलुलोज के कारण, क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, इनमें से कोई नहीं। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? पौधों में, जंतुओं में, कवक में, विषाणु में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पेड़ पौधों में होती है। हरे पेड़ पौधे। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण से क्या बनता है या फिर क्या प्राप्त होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और ये दोनों सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में निर्माण करते हैं ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन का। तो इन दोनों की सहायता से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ग्लूकोज मंड है और ऑक्सीजन ये, तो इन दोनों का निर्माण होता है। तो सही जवाब है उपर्युक्त दोनों। मनुष्य में श्वसन की क्रिया होती है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़े, गलफड़े, वायुनली, त्वचा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग होता है फेफड़ा। तो सही जवाब है ऑप्शन आ।